Turn to current affairs class, and we have to focus today 28th जुलाई एंड 21st जुलाई 20 और 21 जुलाई हमारा फोकस्ड है आज। 20 जुलाई की शुरुआत तो हमने कर दी थी पर सारी बात नहीं हुई थी, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जरा गौर फरमाइएगा। 20 जुलाई याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश पहला प्लाज्मा बैंक रोटरी क्लब गोइंग टू बी सेट अप एट नोएडा। ध्यान देंगे, भारत का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खुला, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, ILBS में। सेकंड इंडिया का प्लाज्मा बैंक गवर्नमेंट सेक्टर में जो खुला दिल्ली में, LNJP यानी लाला लाजपत राय हॉस्पिटल, सॉरी लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल, LNJP जयप्रकाश। और उत्तर प्रदेश का पहला प्लाज्मा बैंक नोएडा रोटरी क्लब हॉस्पिटल्स में खुला प्राइवेटली। और हरियाणा का पहला प्लाज्मा बैंक जो खुला वो गुरुग्राम में खुला है। तो ऐसे हरियाणा वाले याद रखें, यूपी वाले याद रखें, और ऑल और इंडिया के एग्जाम देने वाले याद रखें, और दिल्ली के एग्जाम देने वाले भी याद रखें। सेकेंड क्वेश्चन, हरियाणा फर्स्ट प्लाज्मा बैंक ऑन हरियाणा गोइंग टू बी सेट अप मिलेनियम सिटी गुरुग्राम। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम उत्तर प्रदेश, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा, ग्रेटर नोएडा। ध्यान से सुनिए, ग्रेटर नोएडा एरिया जो गौतम बुद्ध डिस्ट्रिक्ट कहलाता है, वहां पर जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जिसकी वजह से उस क्षेत्र के जंगल वाले क्षेत्र में लगभग 300 से ज्यादा ब्लैक बक यानी काला हिरन और फैलो डियर यानी चितकबरा हिरन जो पाया जाता है, उन सभी को ट्रैंकुलाइजर से यानी बेहोश करने वाले इंजेक्शन दे करके, उसको पकड़ करके, इन सभी को देहरादून के जिम कॉर्बेट में, राजाजी में और आगरा के अभ्यारण्य में भेजा जा रहा है। ये गुड क्वेश्चन होगा, इन्वायरमेंट रिलेटेड होगा। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से वहां के जो जीव हैं, खास करके फैलो डियर और ब्लैक बक, उनको कहां शिफ्ट किया जा रहा है? काला हिरन और चितकबरा हिरन को लगभग 300 से ज्यादा कहां? आगरा शिफ्ट किया जा रहा है, और कहां? देहरादून या देगा राजाजी पार्क। तो ये ध्यान में रखना है, ये गुड क्वेश्चन। कैसे ले जाएगा? तो आप भी जानते, उन लोगों की एक बंदूक होती है जिसमें इंजेक्शन को छोड़ा जाता है तीर की तरह। तो बंदूक से इंजेक्ट किया जाता है, और जैसे ही लगा तो वो धीरे धीरे जानवर 2 से 3 मिनट में बेहोश हो जाएगा। वो बेहोश रह सकता है कब तक? 2-3 घंटे तक। तब तक उसको पैकिंग करके ट्रक पे या उसका जो वैन है उसमें डाल देगा, लेके चला जाएगा, और फिर जंगल में जाकर उसको छोड़ देगा। ये चीजें, पॉइंट क्लियर। ट्रैंकुलाइजर, शांत करने वाला, यानी बेहोश करके शांत किया जा सकता है, ये चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री ने, जो हमारे मिस्टर नितिन गडकरी हैं, जो भारत के सड़क परिवहन एवं जो राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय है, जिसके मिनिस्टर हमारे नितिन जयराम गडकरी जी हैं, उन्होंने क्या किया है जरा सुनिए। कहने को अच्छा किया है। दो लेन वाली, एक आने और एक जाने वाली सड़क होती है ना, 2 लेन वाली, ऐसे समझ लीजिए 2 लेन वाली सड़क होती है आने जाने के लिए। इन सड़कों की लंबाई 15 मीटर होती है, लेकिन 15 मीटर होने की वजह से देखा जाए तो क्या हो रहा है, सड़क पे जो एक गाड़ी जा रही है ओवर क्रॉसिंग करती है हमेशा यूं और बड़ी फास्टली, जिससे अलग अक्सर डिवाइडेड में टकराते हैं जाते हैं, जबकि रास्ता चौड़ा है। आदत पड़ गई है खराब, अरे रोड है, क्लियर है, उड़ा दो। तो उन्होंने क्या किया कि अब जो है 15 मीटर की जगह 12 मीटर कर दो चौड़ाई, यानी चौड़ाई घटा दो, 12 मीटर कर दो। तो अब बड़ा सिस्टम में लाइन में चलेंगे, ज्यादा क्या होगा, ओवर क्रॉसिंग की स्थिति नहीं होगी। तो याद रखिएगा, नेशनल हाईवे के उन जगहों पर जहां पर 15 मीटर की चौड़ाई है, वहां उसे घटाकर जो अब सड़कें बनेंगी वो 12 मीटर की होगी, ताकि जो है लोग क्रॉस ना करे ज्यादा और एक्सीडेंट ना हो। एक्सीडेंट का मेन कारण यही देखा गया है। चलिए, पॉइंट क्लियर। आगे आइए। उत्तर प्रदेश वाराणसी नाग पंचमी के दिन, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश से सवाल है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी में नाग पंचमी के दिन वहां पर एक घाट है, उस घाट को कहते हैं नागकूप।
उस नागकूप स्थान पर एक किंवदंती माइथोलॉजी है कि पतंजलि के समय से यहां पर ब्राह्मण लोग या अन्य लोग या किसी जाति धर्म के लोग आते थे और शास्त्रार्थ करते थे। कहते हैं यहां शास्त्रार्थ करने से ज्ञान बुद्धि संस्कृति बढ़ती है, स्वाभाविक है। तो इस बार शास्त्रार्थ ऑनलाइन होगा, शास्त्रार्थ ऑनलाइन होगा। तो ये एक संस्कृति का मामला है, चलिए जाने दीजिए। अब आइए मैं आपको बताऊं, डेथ के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन डेथ पे है। बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर रजत मुखर्जी, याद रखिएगा रजत मुखर्जी पास्ड अवे। याद रखिएगा किडनी प्रॉब्लम था, मुंबई में थे, डेथ कर गए। एक्चुअली रजत मुखर्जी जो है वह गए हुए थे जयपुर बर्थडे मनाने, पर जयपुर इन द सेंस ऑफ दैट राजस्थान जोधपुर कहीं गए थे बर्थडे मनाने, और उसी समय कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया, वहीं रह गए। इन दैट रिस्पेक्ट तबीयत खराब होने पर भी ढंग से इलाज नहीं हुआ और वो चल बसे। तो याद रखिएगा रजत मुखर्जी हिंदी फिल्म डायरेक्टर पास्ट अवे। नेक्स्ट, जुडिशियरी से सवाल करना जा रहा हूं, जुडिशियरी न्यायालय से। आप भी जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय के तमाम न्यायाधीशों और ऑल हाई कोर्ट्स ऑल जजेस, उच्च न्यायालयों के सभी जज और सर्वोच्च न्यायालय के सभी जजों के ट्रांसफर और पोस्टिंग और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड काम को देखने के लिए एक इंस्टीट्यूशन है। उस इंस्टीट्यूशन को कहते हैं कॉलेजियम। तो कॉलेजियम में जो है 5 जज होते हैं, ठीक है, 5 जजों से कॉलेजियम बनता है, जिसमें चीफ जज ऑफ द इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जैसे अभी हैं एस.के. बोबडे, वही चेयरमैन होंगे कॉलेजियम के, और 4 अदर जजेस होते हैं जैसे एन.वी. रमन्ना, अरुण मिश्रा, आर.एफ. नरीमन, यू ललित। ये 5 जज हैं कुल मिला के जो फिलहाल प्रेजेंट कॉलेजियम के मेंबर हैं। इसमें जो 5 जज होते हैं सीनियर मोस्ट होते हैं, सीनियर मोस्ट ऑफ 5 आवर्स मेंबर्स कॉलेजियम। यू ललित बिकम मेंबर ऑन द प्लेस ऑफ जस्टिस आर भानुमति रिटायर्ड। अभी अभी जस्टिस आर भानुमति जो महिला थी रिटायर्ड की हैं सुप्रीम कोर्ट के जज से, तो उनकी जगह पे सुपीरियर कौन हो गए, यू ललित। तो यू ललित अभी हुए, तो याद रखिएगा। पॉइंट क्लियर। तो इससे पहले इसका मतलब क्या है कि आर भानुमति थी कॉलेजियम की मेंबर, बिल्कुल थी। चलिए फंक्शन क्या होता है, टू रिकमेंड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स जजेस अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कॉलेजियम है, आपको मालूम ही है। चलिए, रूमा पॉल भी कभी कॉलेजियम की मेंबर रह चुकी हैं। रूमा पॉल अब नहीं है, बहुत पहले थी। तो याद रखिएगा कॉलेजियम का चेयरमैन कौन होता है, चीफ जज होता है। 5 सीनियर मोस्ट जज होते हैं मेंबर, ये ध्यान रखिएगा। क्या करते हैं ये, तो हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर के बारे में ये राष्ट्रपति से रिकमेंड करते हैं। एक पोस्ट के लिए 3 जज को रिकमेंड करेंगे। इन 3 में से कोई एक चूज करने का राइट राष्ट्रपति को है, पर उन 3 में से अगर कोई भी पसंद नहीं है तो बोलेगा फिर से भेजो, तो वो रिपीट करेगा कॉलेजियम। फिर भी पसंद नहीं है तो तीसरी बार भेजो, ठीक है ना, ये चीज है। अब आइए, बैंकिंग में HDFC जो 1994 में स्टैब्लिश्ड हुआ था, आई एम टॉकिंग अबाउट बैंकिंग में HDFC बैंक, हाउसिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मालूम ही है आपको फाइनेंस कॉर्पोरेशन बैंक है। भारत में सबसे बड़ा हाउसिंग फाइनेंस का बैंक HDFC है, प्राइवेट बैंक है। इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है आफ्टर SBI, प्राइवेट सेक्टर का लार्जेस्ट है, टोटल में सेकंड लार्जेस्ट है। इसके जो है दीपक पारेख ऑनर भी हैं, चेयरमैन भी हैं, और आदित्य पुरी इसके जो थे मतलब हैं अभी MD कम CEO, जिनकी तनख्वाह लगभग 18 करोड़ रुपए थी सालाना, और इनका लगभग उनमें 8-10% शेयर भी था। और आदित्य पुरी जो है अभी अक्टूबर में रिटायर कर रहे हैं, उसकी जगह पर कोई और आ रहा है। और रिटायरमेंट से पहले उन्होंने जो अपने बहुत सारे शेयर बेचे हैं, जिससे शेयर बेच करके 80-90 करोड़ रुपए अपना हासिल किए हैं।
जो भी करें। तो HDFC बैंक है, तो इसके बारे में ये सब जानकारी रखनी होगी। जो बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हैं, जो ITO का एग्जाम दे रहे हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर का, जो RBI का एग्जाम दे रहे हैं, ग्रामीण बैंक का एग्जाम दे रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक का एग्जाम दे रहे हैं, ये सब सवाल कॉमन है। कैट का, मैट का, एंट्रेंस एग्जाम, BBA, MBA, इन सब का दे रहे हैं, इन सब का कॉमन सवाल होता है। आगे आइए, बैंकिंग बाद आते हैं गोल्ड इंपोर्ट 2020-21 फाइनेंशियल ईयर फर्स्ट क्वार्टर, अप्रैल मई जून, रिड्यूस 94%। भारत में 2020-21 फाइनेंशियल ईयर का जो पहला क्वार्टर है, पहला एक चौथाई है, यानी अप्रैल मई जून, ये 3 महीना, यानी फर्स्ट क्वार्टर में जो गोल्ड का इंपोर्ट था घट करके कितना रह गया, 100% से घट के कितना रह गया, 6%, यानी 94% गोल्ड इंपोर्ट रिड्यूस हुआ है। बताइए गोल्ड का दाम क्यों नहीं बढ़ेगा? और बड़े बड़े पैसे वाले शेयर मार्केट में पैसा ना लगा करके गोल्ड के चीजों को खरीदते हैं, चांदी के चीजों को खरीद के सॉलिड चीजें रखते हैं, क्योंकि इसका दाम तो कभी भी मिल सकता है मार्केट में। कैश के बाद, करेंसी कैश के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा वैल्यूएबल आइटम होता है वो क्या होता है? गोल्ड होता है, डायमंड भी नहीं। चलिए, तो गोल्ड की बात हो गई। अब हम बात करते हैं 20 जुलाई 1919, बर्थ ऑफ सर एडमंड हिलेरी। तो उनका बर्थ से हमको क्या लेना देना, लेकिन इस बहाने जब आप पेपर पढ़ते हैं और पता चलता है कि 20 जुलाई को सर एडमंड हिलेरी का 1919 में जन्म हुआ था, तो कोई बात नहीं, हमें जन्म से ऐसी की तैसी, हमें बस एडमंड हिलेरी का नाम लेने से बहुत काम हो जाता है। सर एडमंड हिलेरी फ्रॉम न्यूजीलैंड, ही वॉज माउंटेनियर एंड ही पार्टिसिपेट इन द क्या कहते हैं वो, expedition of the Britain, and successfully climbed the Everest on 29th May 1953, and he is record holder, or that is the day of the climbing 29th May, it is considered the Everest day. तो इस बहाने एक व्यक्ति के नाम लेने से बहुत सारी चीजें याद हो जाती है। जैसे ही घर में कोई तकलीफ होती है, हाथ में कोई तकलीफ, पाँव में तकलीफ, या अकेलापन महसूस होता है, या बीमार पड़ जाते, क्या कहते हैं? माँ, पापा। तो एक मां के नाम लेने से, क्यों? क्योंकि सदियों से आपको ये एक्सपीरियंस है, दिमाग में ये यादाश्त है कि मेरी सारी तकलीफों को मां पिताजी दूर करते थे, करते थे ना, करते हैं ना। तो उनका नाम लेने से ये फीलिंग आ जाती है, ये यादाश्त है, मेमोरी है, सदियों की मेमोरी ये रखे हुए हैं हम और आप, याद रखिए। Well, the next is I'm talking about next one. आपको मालूम है 20 जुलाई 1903 को फोर्ड मोटर लॉन्च हुआ था इट्स फर्स्ट कार, ठीक है ना? याद रखिए, 20 जुलाई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 1930 में फोर्ड मोटर्स लॉन्च हुआ था अमेरिका में। 1903 में ही राइट ब्रदर्स, अमेरिका ने ही प्लेन उड़ाया था। कार और प्लेन, एरोप्लेन दोनों एक साथ 1903। और 1903 में भारत में भी एक काम हुआ था, ये जो ताज होटल है मुंबई में, वो बना था। और ये ताज होटल ही है जो भारत में पहला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है जहां कमर्शियली इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल हुआ, ये वो है। तो 3 चीजें हैं, और 1903 ही है, 1903 ही है जो विक्टोरिया पैलेस बनकर तैयार हुआ। कहां? कोलकाता में, क्वीन विक्टोरिया की मृत्यु के बाद, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब आगे बात करते हैं आगे। चाइना टू कंट्रोल फ्लड एक्सप्लोशन, द नंबर ऑफ बैरेज इन अनहुई प्रोविंसेस। बेटा, चाइना में फ्लड की बड़ी समस्या है फिलहाल, और भारत में तो है ही। तो चाइना ने कुछ ऐसी नदियां हैं जो यांगसी कियांग की सहायक नदियां हैं, जैसे कुहे रिवर है, उस पे जो उसने बांध बनाया है, तो बहुत सारे बांध को अब बॉम्बार्डिंग करके ध्वस्त कर रहा है, क्योंकि बांध लोड अब नहीं लेगा। अगर टूट गया तो ज्यादा विकराल रूप होगा। क्यों? अननोनली होगा, अनटाइमली होगा, कोई परसेप्शन नहीं होगा, डिस्टर्ब होगा, लोग की जान माल की हानि जाए। तो बहुत सारे बांधों को वो तोड़ रहा है धीरे धीरे, ताकि नॉर्मलाइजेशन हो जाए। दिस इज द रियलिटी। एंड वन डे, अमेरिका में तो बड़े बड़े डैम तोड़े जा चुके हैं, यहां भी होगा।
नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट जापान। जापान की एक माइथोलॉजी है। उस माइथोलॉजी में एक जल परी की बात है और उसका नाम है माबिए। जापान के किंवदंतियों में माबिए नाम की एक जल परी है। कहते हैं कि बहुत साल पहले, बहुत साल मतलब क्या, 60-70 साल पहले एक व्यक्ति था जापान का जो समंदर के किनारे था। तो समंदर में उसने एक जल परी को देखा किनारे, और वो जल परी बोली कि देखो मैं जल परी हूं और मैं सुख समृद्धि लाती हूं, सुख लाती हूं, और मेरी तस्वीर बनाओ और लोगों को शेयर करो, लोगों तक दिखाओ, और जो मेरी तस्वीर बनाएगा, जो मेरी तस्वीर को देखेगा, एक दूसरे को दिखाएगा, उसके जीवन में सुख आएगा, समृद्धि आएगी, स्वास्थ्य लाभ होगा। तो इस आधार पर वहां कार्टून फिल्म वगैरह चल चुकी है, कार्टून कॉमिक्स भी निकला हुआ है माबिए के नाम से, जो एक मरमेड जल परी के तौर पर देखा गया है। अभी जो कोरोना आया है तो कुछ लोगों ने इसी जल परी को फिर से स्केच करना शुरू किया है और फिर इसे शेयर करते हैं। तो ये एक माबिए क्या है, माइथोलॉजिकल मरमेड दैट इज कंसीडर्ड द बेनवोलेंट फॉर द हेल्थ एंड वेल्थ। तो माबिए क्या है जापान में जो फिलहाल चल रहा है, याद रखिएगा। अब आइए 21 जुलाई पे हम आ जाते हैं। 20 जुलाई की बात खत्म, 20 जुलाई हम लोग पढ़ लिए, अब 21 जुलाई पर हम लोग चल रहे हैं। एज यू नो 21 जुलाई पीएमओ ज्वाइंट सेक्रेटरी पी अमुधा तमिलनाडु कैडर जस्ट अपॉइंटेड। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल पर एक हमारी तमिलनाडु कैडर की आईएएस ऑफिसर महिला अपॉइंट की गई जिनका नाम है पी अमुधा, पीए पर्सनल असिस्टेंट पी अमुधा। तो ज्वाइंट सेक्रेटरी बनी है पीएमओ की। चलिए, एलआईसी ऑफ इंडिया इंक्रीज्ड स्टेक इन टीवीएस, ठीक है, मोटर कंपनी 3.3 बिफोर 1.3। एलआईसी ऑफ इंडिया जो है, जो एक कंपनी है, ये एलआईसी अभी जो सुंदरम टीवीएस मोटर कंपनी है ना, मिस्टर सुंदरम ने उसको फाउंड किया था। तो टीवीएस कंपनी में अपना जो स्टेक है, शेयर है, 1.3 से बढ़ाकर 3.3 कर दिया है। तो एलआईसी भी जगह जगह इन्वेस्ट करती है हमारे आपके पैसे को लेकर, तब ना रिटर्न देती है। तो एक तो ये, और आज का न्यूज क्या है, इंडस इंड बैंक जो है एवरेडीज कंपनी में, कंपनी को जो लोन दी थी, तो लोन चुकता ना होके वो एनपीए बन गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो उसने जो है लगभग 10% शेयर, 7 पॉइंट समथिंग शेयर ही खरीद लिया। क्या करे, पैसा तो निकालना है, तो एवरेडी का शेयर खरीदा है इंडस इंड बैंक, जो एक प्राइवेट बैंक है। चलिए, इंडियन रेलवे चेयरमैन रेलवे बोर्ड विनोद कुमार यादव। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ना सिर्फ एनटीपीसी या रेलवे के एग्जाम के लिए, वैसे भी, क्योंकि रेलवे बोर्ड का चेयरमैन कौन होता है, ये अक्सर सवाल होता है। कोई टेक्नीशियन हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, या आईएएस ऑफिसर भी हो सकता है। तो विनोद कुमार यादव एट प्रेजेंट रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है। यही रेलवे के सारे वर्क्स को ऑपरेट करती है अंडर मिनिस्ट्री। अब आइए, तो ये क्या कह रहे हैं, ये समझिए। विनोद कुमार कह रहे हैं कि ब्रॉडगेज पर अब भी मानव रहित क्रॉसिंग गेट नहीं है, अब एक भी, यानी बड़ी लाइन वाली जितनी भी ट्रैक है वहां पर कहीं भी अब जितने भी क्रॉसिंग है, सिग्नल्स हैं, क्रॉसिंग है, हर जगह जो है अब क्या है, मानव रहित एक भी नहीं है, सब जगह इंसान डिप्यूटेड है। इंसान डिप्यूटेड है, क्योंकि बहुत खतरा होता था, एक्सीडेंट हो जाता, लोग ट्रेन आ रहे हैं, सोचता अब निकल जाएंगे, अब निकल जाएंगे, हिसाब लग जाता। तो देयर इज ए नो सिंगल क्रॉसिंग ऑफ रेलवे एट प्रेजेंट इन ब्रॉड गेज। गुड क्वेश्चन। अब आइए, इंडियन रेलवे से बात करें, बिहार के मधेपुरा में मधेपुरा इलेक्ट्रिक इंजन फैक्ट्री है, जो 1200 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिकल इंजन तैयार की है, जिसका नाम बाहुबली रखा गया, जैसे अब मंगल मिशन के, ठीक है ना, रॉकेट का नाम बाहुबली रखा, तो इस इंजन का नाम बाहुबली है, जो 12,000 हॉर्स पावर का है, जो एक तो नहीं 80, 90, 100 से ज्यादा गुड्स ट्रेन माने मालगाड़ी के डब्बे को, वैगन को इकट्ठा खींच के 70-80 के स्पीड से जा सकती है। और इस तरह से देखा जाए तो उसको कहते हैं WAG, वैग 12, वैग 12, 12 से 12,000 याद रखिएगा। अब आइए, विद नंबर 60027 ये है, तो याद रखना है
दीनदयाल उपाध्याय जो रेलवे जंक्शन है, जिसे मुगल सराय पहले कहा जाता था, वहां से इसकी शुरुआत हुई है। तो मधेपुरा में जो रेलवे के इलेक्ट्रिकल इंजन फैक्ट्री लेटेस्ट स्थापित हुआ है, उसका नाम है मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड नहीं, लिमिटेड। आई एम सॉरी बेटा। ठीक है, तो मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, ठीक है, लोकोमोटिव लिमिटेड भारत सरकार का है, इलेक्ट्रिकल है, मधेपुरा में है, बिहार में है। 12,000 हॉर्स पावर का इसने जो है रेलवे इंजन तैयार किया, जिसका नाम बाहुबली है, और ऐसे 12 और तैयार हो रहे हैं। चलिए, इससे पहले डरेका, डरेका समझते हैं ना, जो वाराणसी में हमारा डीजल इंजन फैक्ट्री है, वहां पर एक डीजल इंजन जो है मेरे ख्याल से वो 9,000 कुछ हॉर्स पावर का तैयार हुआ था, जिसका नाम भीम रखा गया है। चलिए, नाउ वी हैव टू गो थ्रू एनसीटी दिल्ली इन डीटीसी बस सीट कलर्स फॉर फीमेल सीट्स पिंक कलर। एनसीटी दिल्ली का क्वेश्चन, दिल्ली में जो डीटीसी दिल्ली दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जो बसें चलती हैं, अब उन सरकारी बसों में महिलाओं के लिए सीट का जो प्रावधान है, 25% लगभग सीट रिजर्व है, उसकी पहचान के संदर्भ में अब उस सीट को पिंक कलर में बनाया जाएगा। याद रखिएगा, महिलाओं के लिए पिंक टिकट जो फ्री मिलता है, पिंक सीट, पिंक कलर कहते हैं कि फीमेल के लिए सबसे पसंदीदा कलर है। अब कितनी हकीकत है नहीं कह सकते। अब आइए, 21 जुलाई 1883 एट कोलकाता इंडियाज फर्स्ट पब्लिक थिएटर हॉल इनॉग्रेटेड, स्टार थिएटर। कोई इशू नहीं है। 21 जुलाई 1884 लॉर्ड्स क्रिकेट पिच फर्स्ट मैच हेल्ड लंदन। बिल्कुल, लॉर्ड्स का जो मैच होता है, जो पहला मैच लॉर्ड्स के मैदान पर लंदन में खेला गया, वो 1884। अब है 21 जुलाई 1963 काशी विद्यापीठ गॉट स्टेटस ऑफ यूनिवर्सिटी। कोई जरूरत नहीं है। हॉर्नबिल मैगजीन, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी अदर एग्जामिनेशन लाइक दैट बेल्ट जॉब, जो सेना की वर्दी वाले, पुलिस वर्दी वाले एग्जाम है, उसके लिए देखिए, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल है, जो एक पैरामिलिट्री फोर्स है, उसका एक हेडक्वार्टर कहाँ है, इन द सेंस ऑफ दैट तेजपुर असम में है। और तेजपुर में जो है, वहां पर जो है एक मैगजीन निकलती है जो एसएसबी निकालती है, हॉर्नबिल मैगजीन। तो हॉर्नबिल मैगजीन क्या है, एसएसबी का है, तेजपुर असम से निकलती है। और याद रखिएगा, ये एक पत्रिका है, तो तेजपुर की पत्रिका है ये। नाम क्या है, हॉर्नबिल। तो हॉर्नबिल क्या है, एक चिड़िया है, ठीक है। और ये क्या है, तेजपुर से एसएसबी की निकलने वाली न्यूज बुलेटिन है, जो अखबार में छप के निकलती है, अखबार के तौर पर। जापान 57 कंपनीज को चीन में जो काम कर रही थी, जापान ने बुला लिया। मेरे कहने का ये मतलब है, जो कोरोना आया उसके बाद जो सर्कमस्टांसेस बना है, जापान ने अपने, जापान के 57 कंपनीज जो चाइना में अपना प्रोजेक्ट लगाई हुई थी, फैक्ट्री लगाई हुई थी, काम कर रही थी, उन सभी को कहा है कि यू हैव टू कम बैक जापान, या दुनिया में कहीं भी जाओ, चीन से निकल लो। तो 57 जापानीज कंपनी कमिंग बैक टू चाइना, कमिंग बैक टू जापान फ्रॉम चाइना। होल सोल जो खर्च होगा रीएस्टैब्लिशमेंट का, विल गिवन बाय जापान गवर्नमेंट। इवन आई वुड लाइक टू बी से अगेन, साउथ कोरिया की जो सैमसंग कंपनी है, ये अपना सारा कारोबार चीन से समेट चुकी है, ये याद रखिए। द बैलन डे और अवार्ड, गोल्डन बॉल, फुटबॉल में बैलन डे ऑर्डर अवार्ड दिया जाता है फुटबॉल में, ठीक है, और ये गोल्डन बॉल कहलाता है। ये अवार्ड इस बार नहीं दिया जाएगा, 2020 का कैंसिल कर दिया गया है, यही सवाल है। और वैसे जानकारी रखना है, बैलन डे ऑर्डर अवार्ड क्या है, फुटबॉल में दिया जाने वाला अवार्ड है, ठीक है। अगला है 21 जुलाई 1983, कोल्डेस्ट प्लेस ऑन द ऑन द अर्थ इज द वॉस्टन, अंटार्कटिका, -89.2 डिग्री सेल्सियस। कभी भी आपसे पूछे धरती पर सबसे ठंडा जगह, कोल्डेस्ट प्लेस, तो अंटार्कटिका में एक जगह है वॉस्टन,
वॉस्टेक में हम देखते हैं 1963 में, सॉरी 1983 में रिकॉर्ड किया गया कितना, -89 डिग्री सेल्सियस। तो अब तक यही रिकॉर्डेड है, तो दैट इज कॉल्ड। लेकिन अंटार्कटिका में लोग तो नहीं रहते परमानेंटली, कुछ हमारे साइंटिस्ट रहते हैं, 6 महीना चले आते हैं, परमानेंटली नहीं, निर्जन स्थान है, तो ये है कोल्डेस्ट प्लेस। लेकिन जब ये ऑप्शन में ना हो तो रशिया के साइबेरिया के बरखोनयास्क नाम के जगह का जो है लगभग टेम्परेचर इतना ही 69 -69 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो बरखोनियास इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, जहां लोग रहते भी हैं। वहां पर लगभग 200 लोग रहते हैं, उनकी आबादी है, गांव है, बरखोनियास विलेज है। सो वर्ल्ड कोल्डेस्ट वॉस्टक, अगर वो ऑप्शन में ना हो तो बरखोनियास्क साइबेरिया रसिया। द सेकेंड कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, इट इज कारगिल में द्रास है। कारगिल है ना अपने जम्मू में, द्रास, तो कारगिल अब लद्दाख में है, तो द्रास है सेकेंड कोल्डेस्ट। एशियाज कोल्डेस्ट द्रास ही है। और एशियाज तो नहीं, वर्ल्ड का हॉटेस्ट अल अजीजिया लीबिया, यहां पे 57.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अल अजीजिया लीबिया, अफ्रीका, सहारा रीजन, हॉटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। इन एशिया हॉटेस्ट प्लेस इन पाकिस्तान जकोवाबाद, जकोवाबाद। चलिए चारों बात हो गई। अब हम बात कर रहे हैं नाइजीरिया की, ठीक है, जुम्बारा स्टेट गवर्नमेंट। बेटा नाइजीरिया में बहुत टेररिज्म फैल गया, डिक्टेटरशिप चलता है, टेररिज्म है, बहुत अपराध है। तो नाइजीरिया का एक प्रोविंस है जिसका नाम है जुम्बारा। जुम्बारा की सरकार ने कहा है कि जो टेररिस्ट सरेंडर करेगा विद AK-47 या असल्ट राइफल के साथ, उसे उसके असल्ट राइफल के बदले और सरेंडर करने की वजह से एक राइफल पर 2 गायें मुफ्त दी जाएगी, ताकि वो एक एस्टैब्लिश्ड फैमिली की तरह जिंदगी जी सके, अपराध को छोड़ करके सामान्य जिंदगी जी ले। 2 गाय मिलेगी प्रत्येक एक असॉल्ट राइफल पे, AK-47। समझ में आई बात? अगर किसी को 2 है तो 4 गाय पूरा खटाल अपना खोल लेगा। ये शुरुआत की गई। अब कैसी गाय देगा वो बाद में हम देगा, जर्सी दे क्या दे। 22 जुलाई का जिक्र करिए। अब आपका स्टेटस आ गया 22 जुलाई। तो अब 22 जुलाई में क्या है उसको देखिए। मिजोरम की जो ब्रू जनजाति है, BRU ब्रू इंस्टेंट कॉफी भी होता है, और ये हमारे जनजाति हैं, हमारे ब्रू, उनका जो है त्रिपुरा में बसने का इरादा को लेकर के कंट्रोवर्सीज बहुत सालों से चल रही थी। तो त्रिपुरा में ऐसे 7 जगहों की पहचान हुई है, जो ये लगभग 6500 ब्रू जनजाति के लोग हैं जहां यहाँ के बसेंगे। तो ऐसी जगह दे रहा है जहां पर कि बसना उचित नहीं है, ठीक नहीं है, सुविधाएं नहीं है, उसको लेके कंट्रोवर्सीज चल रही है। समझ आई बात? और त्रिपुरा के लोग ये चाहते हैं कि उसको ऐसी जगह पे दिया जाए जिससे कि फिर बाद में कॉन्फ्लिक्ट दूसरे जनजाति से ना हो। तो अब इस पे बातचीत चल रही है, लेकिन बसाना तो तय है, ये फिक्स्ड है, संधियां हो चुकी है। तो ब्रू जनजाति मिजोरम से रिलेट करते हैं, जिसे त्रिपुरा में बसाया जा रहा है, क्योंकि ये पहले कभी त्रिपुरा की ही थी, जिसे भगा करके मिजोरम भेज दिया ब्रू। सेकेंड, पुणे कोविड-19 अवेयरनेस कैंपेन। जो महाराष्ट्र का पुणे शहर है, जो कभी मराठा की राजधानी भी रही, जो एक वृष्टि छाया प्रदेश, रेन शेडो एरिया है, इस पुणे में हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों ने और पुलिस ने मिलकर के कोविड-19 के अवेयरनेस के लिए कैंपेन निकाला, जिसमें एक भैंस को पकड़ लिया और यमराज का ड्रेस पहन लिया और लाउड स्पीकर पर बोल रहा है। मतलब कोरोना एक यमराज के रूप में ही है, जो आपको निगलने ही आया है अगर घर से निकले, और उसमें भी बिना मास्क के। तो ये कह रहे थे इस तरह के कैंपेन थोड़ा यूनिक है। तो पुणे में ऐसा कोविड कैंपेन में यमराज की वेशभूषा के साथ, भैंस की सवारी के साथ, ठीक है ना। चलिए, ये कैंपेन था, अवेयरनेस कैंपेन। अब आइए, ध्यान देना है, रीवा गांगुली दास
अब दास भी लगा दी है और रीवा गांगुली भी। रीवा गांगुली दास नेम्ड सेक्रेटरी ईस्ट इन MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। शी विल बी रिप्लेस विजय सिंह ठाकुर। रीवा गांगुली हमारी IAS ऑफिसर हैं, ठीक है, सॉरी, हाँ, जो ईस्ट जो एशिया है उसमें जो है फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी के तौर पर आई हैं। यानी इनको, अब देखिए हम लोग सिर्फ एक देश के लिए ही नहीं ऑब्जर्वर्स रखते हैं, खास करके हम एरियाज भी, ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, अफ्रीकन नेशन, इस तरह से करते हैं। अब आइए वेस्ट बंगाल, कोलकाता, कुमार तुली। बेटा पश्चिम बंगाल के कलकत्ता शहर में कुमार टोली वही हो जाता है तुली। कुमार तुली नाम का एक स्थान विशेष है, एक मोहल्ला है जहां पे हमारे बहुत सारे कुम्हार लोग रहते हैं। कुम्हार, कुम्हार ही पॉटर ही घिस के हो गया कुमार, कुमार टूली यानी कुमारों का, कुम्हारों का मोहल्ला रहते हैं, जो माँ दुर्गा, माँ सरस्वती सब का पूरा मूर्ति गढ़ते हैं। तो मिट्टी का मूर्ति गढ़ने का काम इन्हीं का, इतने खूबसूरत मूर्तियां बनाते हैं, सच पूछिए वो देवी हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत रहती हैं। ऐश्वर्या, सुस्मिता, श्रद्धा कपूर, क्या क्या नाम है, कौन फाकरी और क्या क्या नाम है, सब फेल माँ दुर्गा के सामने, उनकी भव्यता, उनकी सुंदरता के सामने। जबकि वो मिट्टी की है फिर भी ऐसा लगता है। तो याद रखिएगा, माँ दुर्गा की स्टैचूज बनाने वाले एक क्षेत्र विशेष कुमार टूली यानी कुम्हारों का टोला के नाम से जाने जाने वाला एक मोहल्ला है जो यहाँ है। इस बार इन लोगों ने अपनी मूर्तियों के दाम बहुत बढ़ा दिए हैं, कोविड से बहुत त्रस्त भी है और उचित ही किया है, ठीक है ना। तो कुमार टूले मिट्टी की मूर्तियों के लिए जाने जाने वाला एक स्थान विशेष जो कोलकाता में है, ये क्वेश्चन होगा। और इसी की मिट्टी चाहिए जब कोई अच्छा काम करते हैं आप बंगाल में। यहां से भी मिट्टी आई होगी राम जन्मभूमि के लिए, मैं मान के चलता हूं। याद करिए देवदास, शाहरुख खान वाला, कुमार तुली की मिट्टी आई थी पूजा के लिए। अब आ गया ये, अब है न्यू वार्निंग ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स। एक नया वार्निंग सिस्टम जो है भारत के हेल्थ डिपार्टमेंट ने टोबैको प्रोडक्ट्स के लिए कह दिया है कि कुछ दिनों के बाद अब इसे आपको और इफेक्टिव तरीके से ऐड देना पड़ेगा। यानी टोबैको प्रोडक्ट्स के रैपर के ऊपर इफेक्टिव तरीके से और भी थोड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल कर दिया गया है ऐड के लिए। तो नया आया है ये। NCT Delhi has been start door to door ration supply सिस्टम। कहते हैं कि जब ये लोग राजनीति में नहीं आए थे, हमारे केजरीवाल जी और हमारे सिसोदिया साहब, तो ये परिवर्तन नाम से एक संस्था NGO चलाते थे और तब भी उन्होंने कहा था कि जनता को राशन उसके घर तक सप्लाई करना चाहिए। 2018 में इन्होंने एक कोशिश की, जब सरकार बनी उसके बाद नहीं हुआ, पर अभी जाकर के उन्होंने अब तय कर दिया, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, पायलट प्रोजेक्ट चल पड़ा है। अब आवाम को जो राशन मिलती है, जिसको भी राशन की दुकान से राशन मिलता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, अब उनके जो भी राशन मिलते हैं वो राशन उनको उनके घर पर छोड़ा जाएगा। स्वाभाविक है, इससे दो फायदे होंगे। एक तो बायोमेट्रिक सिस्टम डेवलप हो जाएगा, दूसरा जो है उनका जो है पूरा जो पहचान है, OTP नंबर आएगा, उससे पता चल जाएगा। और घर पर पहुंचाने के लिए इसलिए गेहूं नहीं पहुंचाया जाएगा, फ्लोर, व्हीट फ्लोर, याद रखिएगा, व्हीट फ्लोर वो भी पैक्ड पहुंचाया जाएगा। तो पैक्ड थैली होगी चावल का, आटा का और जो चीनी है उन सब का, जिसका जो है वो पहुंचाया जाएगा, डोर टू डोर सर्विस। इसका दो मकसद हो, ये एक ऑप्शनल है। जिसको डोर टू डोर सर्विस चाहिए आप रजिस्टर्ड करवा दीजिए, आता रहेगा। जिसको डोर टू डोर नहीं चाहिए वो डायरेक्ट जाके ले लीजिए। पर जनरली समझिए, राशन का जो, ध्यान देंगे, राशन का जो दुकान है हर मोहल्ले में होता है और 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में उसके राशन की दुकान होती है। तो 1 किलोमीटर टहलते हुए ले आए, और वो भी ज्यादा नहीं, 20-25 किलो का वजन होता है, ला सकते। लेकिन अगर उसको डोर टू डोर देंगे तो इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट कुछ क्रिएट होगा, या फिर जो राशन की दुकान चलाते हैं उन पे ये बर्डन होगा और ये कॉस्ट बढ़ेगा, तो सरकार का खर्च बढ़ेगा। और उसको डोर टू डोर सर्विस देने से एक्टिविटीज डाउन होगी, ये उचित नहीं है। बाहर जाते हैं लोग, आते हैं, बहुत सारी चीज सीखते हैं वगैरह, ये सब चीजें। अब इससे कोई बड़ा फायदा होगा मुझे नहीं लगता, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पनपेगा, ये मुझे पूरा यकीन है।
बड़ा फायदा नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। अगला पॉइंट आता है आपका, तो आपसे सवाल करेगा कि किस राज्य की सरकार ने राशन को डोर टू डोर पहुंचाने का काम शुरू किया है? दिल्ली सरकार। अब आइए, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये डोर टू डोर राशन सिस्टम जो है बुरारी में, आदर्श नगर में, इन सब जगहों पे चला है। बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन मेजर्स होता है, पीओएस, और पेमेंट जो करते हैं पीओएस सिस्टम से, यानी पीओएस इसका मतलब क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल से करते हैं। अब आइए, अमरनाथ यात्रा 2020 हैज बीन पोस्टपोन्डेड। 2020 में जो अमरनाथ यात्रा थी उसको शुरू में ही क्षीर भवानी मंदिर में जो छड़ी उत्सव हुआ, उसके बाद छड़ी मुबारक उत्सव, उसके बाद यात्रा शुरू होती है। लेकिन यात्रा शुरू तो हुई तो धार्मिक लोग तो गए, कुछ पूजा पाठ किए, लेकिन आम जनता को नहीं मिला इस बार जाने का, क्योंकि गलवान वगैरह का टेंशन इतना है, इस वजह से एज इट इज रहा। यानी कि इस बार अमरनाथ यात्रा नहीं हुई, ये मानना है। और नहीं हुई, लेकिन कपाट खुले थे, जो कुछ वीआईपी लोग गए, प्लेन से गए वगैरह गए, राजनाथ बाबू गए जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं, और राखी के दिन बंद हो जाता है, सावन पुण्य तो बंद भी हो चुका है। अब है डेथ। ठीक है, मध्य प्रदेश के गवर्नर हमारे लालजी टंडन नहीं रहे। 85 वर्ष के थे लालजी टंडन, शुरू से ही बीजेपी से अटैच थे, और ये ऑलरेडी बिहार के भी गवर्नर रह चुके, अभी हाल में 2-3 साल पहले। अभी मध्य प्रदेश के गवर्नर थे, बीमार थे, दिल्ली में भर्ती हुए, डेथ कर गए। तो लालजी टंडन गवर्नर ऑफ द मध्य प्रदेश एंड द प्रीवियस गवर्नर ऑफ द बिहार, नॉट मोर। तो ये याद रखिएगा, और याद रखिएगा इस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार ने 3 दिन का शोक रखा है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की सरकार ने 3 दिन का स्टेट मॉर्न, राजकीय शोक रखा है। इसमें झंडा जो है पूरे राज्य में आधा झुका रहेगा, ये मतलब है। मुख्यमंत्री अगर मरते तो भी आधा झुका रहता। अगर उस स्टेट का कोई कैबिनेट मंत्री मरता तो उस राज्य में सिर्फ कैपिटल में झुका रहता। अब आइए, 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग डे भी होता है। 1947 में हमने ट्राई कलर को एज ए नेशनल फ्लैग के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली है इसे एक्सेप्ट की थी। 22 जुलाई को पाई अप्रोक्सीमेशन डे होता है, क्योंकि 22/7 पाई का जो है अप्रोक्सीमेशन वैल्यू होता है। अब आइए, इंदिरा गांधी 1940 में, यानी याद रखिए इंदिरा गांधी जो है, इंदिरा गांधी 19 नवंबर 1917 को पैदा हुई, ठीक है ना, और 1930 में वो बानर सेना की भी एक कार्यकर्ता थी, गांधी जी की बानर सेना की। और 1940 में ये स्विट्जरलैंड में अस्पताल में इलाज करवा रही थी। उनको प्लूरोसिस बीमारी थी, यानी खून की अधिकता, कुछ ज्यादा ब्लड बन रहा था, और उसको पैसा भेजना होता था तो बड़ी मुश्किल होती थी। तो स्विट्जरलैंड में पैसा जो जाता था तो दूसरे देशों के माध्यम से, जर्मनी वगैरह के माध्यम से पैसा जाता था, डायरेक्ट जाने की स्थिति नहीं थी, रुपया डॉलर जाता नहीं था। तो ये चीज है, जो भी उससे मतलब नहीं। मेरा मतलब ये है कि इस तरह से इंदिरा गांधी के जन्म का पता चला, और यही 19 नंबर जो है 1827, ये बर्थ है किसका? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का भी। तो दोनों का एक ही बर्थ है, तो ये याद रखिएगा। और इससे ये पता चला कि इंदिरा गांधी को प्लोरोसिस डिजीज थी। पर चलिए, हमें उसका जन्म से लेना है, और जन्म झांसी की रानी, और इस तरह से सवाल बन जाता है। तो जो कुछ कॉलम पढ़ते हैं, इससे क्या होता है, आपका माइंड अब्रॉड होता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, और विजन पावर, इमेजिनरी पावर और रिकॉलिंग पावर बढ़ जाती है। अब है इंडिजीनियस ड्रोन भारत डेवलप्ड बाय डीआरडीओ डिप्लॉयड एट लद्दाख। भारत के डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, भारत नाम से एक अपना इंडिजीनियस ड्रोन बनाया है, जिसे लद्दाख में हमने डिप्लॉय किया है। और आप भी जानते हैं हमारा एक ऑपरेशन है चीता, प्रोजेक्ट चीता, जो कुछ साल पहले हमने शुरू किया, 3500 करोड़ उस पर खर्च भी किया, फिर थोड़ा डिले कर दिया। पर अब गलवान के टेंशन को लेकर के चीता प्रोजेक्ट को हमने फिर से स्टार्ट कर दिया, रीस्टार्ट, स्पीड अप कर दिया, जिसके तहत इजराइल से खरीदे गए हेरॉन ड्रोन, हेरॉन एक बर्ड होता है, हेरॉन ड्रोन, ड्रोन मतलब होता है बटरफ्लाई, ये वाला नहीं जो लंबा वाला होता है। तो हेरॉन ड्रोन ऐसे 90 जो हैं उसको अपग्रेड करके हम
हिमालय में, लद्दाख में, गलवान में इसे लगाने जा रहे हैं। तो ड्रोन को अपग्रेड करने का मतलब क्या है, उसमें जो है एंटी टैंक मिसाइल भी छोड़ा जा सके, वो यूज करना चाहते हैं उस ड्रोन से। ड्रोन का मतलब छोटा सा ही नहीं, ड्रोन बड़े बड़े भी होते हैं प्लेन की तरह। तो हम अपग्रेड कर रहे हैं, उसमें कुछ नए मिसाइल सिस्टम सब डालने जा रहे हैं। तो दिस इज द रियलिटी। चलिए अब आइए, टैक्स इवेशन, कर चोरी रोकने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट एंड कस्टम्स। ध्यान दीजिए, भारत में कर चोरी बहुत होता है। कर चोरी यानी टैक्स इवेशन कहा जाता है। टैक्स इवेशन को रोकने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ जो डायरेक्ट टैक्स है, सीबीडीटी डिपार्टमेंट, प्रत्यक्ष कर वाले वो, और जो इनडायरेक्ट टैक्स वाले हैं और कस्टम वाले हैं, ये तीनों, तो कस्टम और इनडायरेक्ट को मिला के एक डिपार्टमेंट बनाया गया है। तो सीबीडीटी और दूसरा सीबीआईसी, दोनों ने मिलकर के एक एग्रीमेंट साइन किया ताकि टैक्स इवेशन को कर्ब किया जा सके, रोका जा सके। इट्स ए गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। अब आइए, सिंगापुर का एक ऐप है बीगो लाइव। बहुत सारे मोबाइल ऐप हैं शॉर्ट वीडियो सर्विस के लिए और अदर के लिए। तो बीगो लाइव इज ए क्या कहते हैं, मोबाइल ऐप ऑफ सिंगापुर। इस ऐप को पाकिस्तान ने बैंड कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया, और शो करने के लिए टिकटॉक को भी चेतावनी दिया है कि अश्लीलता परोसते हो, पाकिस्तान अश्लीलता परोसता है। तो ये चीज है, ठीक है। 90% लोग को इस संसार में ये नहीं मालूम है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, कब क्यों कहां कैसे से वो निर्फिक हैं, उनको कुछ पता नहीं होता। ऑर्डर्स पे काम करते हैं या जो जब कर लिए, जब हंस लिए, जब बोल लिए। बहुत कम ही लोग हैं जो वक्त के हिसाब से काम करते हैं। यही वजह है कि उसे क्या पता टिकटॉक है क्या है, कुछ भी है, किसी को देखा बस फैसिनेट हो गए, कर लिया। एक बड़ी समस्या है इस सब देश में या किसी भी देश में। नाउ इट्स टाइम टू बी 23 जुलाई। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। कल हम लोग 23, 24, 25 तक देखते पढ़ते हैं। तो 23, 24, 25 के ऊपर कल बात होगी। आज के लिए इतना ही। याद रखिए, हमने आप सभी को फिनिश्ड पीडीएफ फाइल जो इस तरह का है, फिनिश्ड पीडीएफ फाइल इस तरह का, ये हमने आपको 26 से 31 जुलाई का भी भेज दिया। और कल रात हमने आपको यही 1 अगस्त से 10 अगस्त तक का भी फिनिश्ड पीडीएफ फाइल करंट अफेयर्स का भेज दिया है। बढ़िया से पढ़िए, सवाल तय है, आना है, क्योंकि हम कह रहे हैं। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।